हेलो वॉरियर्स। माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। तो हम इस चैनल पे दृष्टि की करंट अफेयर्स मंथली मैगज़ीन जो है वो कवर करा रहे हैं और ये नवंबर की मैगज़ीन है जिसमें पॉलिटी के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और इकोनॉमिक्स के 3 टॉपिक कवर हो चुका है और इस कड़ी में ये चौथा टॉपिक है। तो आइए चलिए देखते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक जो था आरबीआई द्वारा आईसीआरआर को वापस लेने का निर्णय, ये कंप्लीट हो चुका है। और आज की वीडियो में चौथा टॉपिक भारत में बेरोज़गारी का मापन, ये पढ़ा जाएगा। भारत में बेरोज़गारी का मापन ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि साल 2021-22 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 2021-22 में भारत की बेरोज़गारी दर जो है वो गिर करके 4.1% हो गई है। तो यहाँ पे ये PLFS क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा। तो ये होता है कि PLFS के अंतर्गत जो बेरोज़गारी के हैं वो आंकड़े पेश किए जाते हैं और ये रिपोर्ट जो तैयार करती है वो NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है, जैसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये एक नियत समय अवधि के अंतराल पर करते हैं और ये 2017 में स्टार्ट किया गया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि भारत में बेरोज़गारी के आंकड़े कौन तैयार करता है, तो आप बता सकते हैं NSO तैयार करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि PLFS के अनुसार भारत की बेरोज़गारी अमेरिका से अधिक 3.5% से लेकर 3.7% के बीच है। साथ ही ये दो देशों के बीच विपरीत आर्थिक परिदृश्य तथा बेरोज़गारी को मापने के लिए अलग अलग तरीके को रेखांकित करते हैं। बेरोज़गारी, इसके अंतर्गत ILO ने क्या परिभाषा दी है बेरोज़गारी की? ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बेरोज़गारी के तहत काम के लिए उपलब्ध होने के बावजूद रोज़गार से बाहर होने तथा सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश कर रहे लोगों को शामिल किया जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सक्रिय रूप से काम की खोज नहीं करने वालों को बेरोज़गार नहीं माना जाता है। मतलब जो कंटिन्यू है, जो एक्टिव है कि काम खोज ही रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए बेरोज़गारी के अंतर्गत उनका मापन किया जाता है। दूसरा है कि श्रम बल के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है। तो इसमें क्या है कि नौकरी पेशा और बेरोज़गार शामिल है, इसमें दोनों ही शामिल है। जो लोग इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, उदाहरण के लिए छात्र, अवैतनिक, घरेलू कामगार जैसे कि महिलाएं, उनके काम को कोई मूल्य समझा नहीं जाता है, उन्हें श्रम बल से बाहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बेरोज़गारी दर की गणना बेरोज़गारों को श्रम शक्ति के अनुपात के रूप में किया जाता है। यदि कोई अर्थव्यवस्था पर्याप्त नौकरियां नहीं उत्पन्न कर रही हैं अथवा यदि लोग काम की तलाश ना करने का निर्णय लेते हैं तो बेरोज़गारी दर गिर सकती है। अच्छा, तभी ये न्यूज़ में कि गिर सकती है और हमारा यहाँ पे 4.1 ये गिर करके हो गया है। बेरोज़गारी के प्रकार क्या क्या हैं? तो पहला है प्रच्छन्न बेरोज़गारी। इसको क्या कहते हैं? पहला है प्रच्छन्न बेरोज़गारी, जिसे कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोज़गार में शामिल किया जाता है। ये मुख्य रूप से भारत के कृषि असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ के जो परिवारों के कारण कई लोग खेतों में कार्य करते हैं और कभी कभी क्या होता है कि 2-3 लोगों का काम जो है वो 4-5 लोगों द्वारा हो रहा होता है। तो यानी कि 2-3 लोगों का काम है, 4-5 लोग या उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं उसी चीज़ को। तो इसे कहते हैं प्रचंड बेरोज़गारी। जितने की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग उस काम को करने के लिए लगे हुए हैं। दूसरा है मौसमी बेरोज़गारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि ये वो बेरोज़गारी है जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान होती है। भारत में खेतिहार जो मज़दूरों के पास है वो वर्ष भर शायद ही कभी काम करते हो, तो ये उसके अंतर्गत एग्जाम्पल है। इसमें आप मौसमी है तो वो तो खेतीहर वाला तो आ ही गया है, मजदूरी है ही, पर्यटन भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाता है और निर्माण कार्य का जो कार्य होता है वो भी इसके अंतर्गत आप रख सकते हैं। तीसरा है संरचनात्मक बेरोज़गारी यानी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि बाज़ार में उपलब्ध नौकरियों तथा श्रमिकों के कौशल के माध्यम
कौशल के मध्य असमानता से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी की एक श्रेणी है। भारत में कई लोगों को अपेक्षित कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिल पाती तथा शिक्षा का स्तर निम्न होने के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको बेसिक अगर नॉलेज नहीं हो तो आप उससे रिलेटेड अगर और भी कोई चीज़ें बताना सिखाना चाहेंगे तो उसमें मुश्किल आती है। नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये व्यापक चक्र का परिणाम है जहाँ मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है तथा आर्थिक विकास के साथ इसमें गिरावट आती है। तो भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आंकड़े जो है वो नगण्य है। ये एक ऐसी स्थिति है जो अधिकतर जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, हमारी मिश्रित है इसलिए। वैसे आजकल तो सभी की अर्थव्यवस्था मिश्रित ही हैं, बस उनका थोड़ा मोटिव किसी एक पक्ष की ओर हल्का सा झुका होता है। नेक्स्ट है कि तकनीकी बेरोजगारी है यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित बेरोजगारी जो है वो क्या होता है कि इसमें प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरियों में हुई कमी को प्रदर्शित करता है। जैसे आजकल लोग बोल रहे हैं कि सब एआई से संबंधित हो गया है, रोबोट हर फील्ड में यूज़ हो रहे हैं। तो इस वजह से जो लोगों की हैं संख्या कंपनियों में कम हो रही है। तो ये भी कहा जाता है कि आने वाले टाइम में जो रोबोटिक्स उपकरणों का इस्तेमाल से जो मानव है उनकी नौकरियां छिन रही हैं। वर्ष 2016 में विश्व बैंक के आंकड़ों में पूर्वानुमान लगाया गया था कि भारत में स्वचालन से खतरे में पड़ी नौकरियों का अनुपात जो है साल दरअसल 69% है। वाह, काफ़ी ज़्यादा है ये तो। नेक्स्ट है प्रतिरोधात्मक के रोज़गार यानी कि बेरोज़गारी। इसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि नौकरियों के बीच के समय अंतराल को संदर्भित करती है। जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है तो उस समय पीरियड को कहते हैं। तो ये क्या बताता है कि किसी भी समय पूर्ण रोजगार असंभव है क्योंकि कुछ श्रमिक हमेशा नौकरी बदलने की प्रक्रिया में होंगे, तो बेरोजगारी बनी रहेगी कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है असुरक्षित रोजगार यानी कि इनसिक्योर अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका अर्थ होता है कि लोग बिना किसी उचित नौकरी के अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और इस प्रकार उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिल रही है। इन व्यक्तियों को बेरोज़गार माना जाता है क्योंकि उनके काम का रिकॉर्ड कभी नहीं रखा जाता। ये भारत में बेरोज़गारी के मुख्य कारणों में से एक है, मतलब मुख्य प्रकारों में से एक है। तो जैसे मज़दूर वगैरह होते हैं उनके लिए बेसिकली लागू होता है। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी का निर्धारण। तो निर्धारण कौन कौन करता है? तो पहला है NSSO। तो ये होता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये कर लेते हैं। तो ये भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। इसका जो नाम है राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण कार्यालय कहा जाता है, जो कि इसको हिंदी में कहा जाता है। और ये क्या करती है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला ये सबसे बड़ा संगठन है। इसके अंतर्गत ये एजुकेशन से रिलेटेड और हेल्थ से भी रिलेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, उससे संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करती है। इसके अंतर्गत समान गतिविधि और सहायक स्थिति यानी UPSS, जिसे कहते हैं यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडरी स्टेटस, इसमें गतिविधि का दर्जा उस गतिविधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिस पर किसी ने पिछले वर्ष सबसे अधिक समय बिताया है। यानी कि कम से कम 30 दिनों तक चलने वाली जो सहायक भूमिकाओं को भी आप रोज़गार माना जाता है। यह विधि बेरोज़गारी दर को कम करती है। नेक्स्ट है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी कि करेंट वीकली और स्टेटस। इसमें क्या होता है कि एक सप्ताह की छोटी संदर्भ अवधि अपनाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले 7 दिनों में कम से कम एक दिन 1 घंटा काम किया है उन्हें नियोजित माना जाता है। सेकेंड पॉइंट इसमें है कि छोटे संदर्भ अवधि के कारण CWS के परिणाम स्वरूप प्रायः UPSS की तुलना में बेरोज़गारी दर अधिक होती है। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि UPSS के अंतर्गत जो बेरोज़गारी दर है वो इस विधि के अंतर्गत बेरोज़गारी दर को कम करती है और यहाँ पे है कि ये इसकी तुलना में
अधिक होती है। यहाँ एक नोट है जिसमें राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय यानी एनएसएस को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ को बनाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय किया गया था। यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और एनएसएस को मिला करके एनएसओ बनाया गया है 2019 में। तो अब भारत में बेरोज़गारी को मापने में जटिलताएं क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहला है कि सामाजिक मानदंडों के कारण उत्पन्न बाधाएं। तो वो कौन कौन, उसके अंतर्गत क्या होता है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में काम तलाशने के निर्णयों पर सामाजिक मानदंडों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिससे श्रम बल भागीदारी दर में भिन्नता आती है। उदाहरण के लिए है कि 2009-10 के में जो है एनएसएस को सर्वेक्षण से पता चलता है कि घरेलू कामों में लगी 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की 33.3% जो ग्रामीण महिलाएं हैं तथा 27.2% जो शहरी महिलाएं हैं, उन्होंने बताया है कि वे काम करने को तब तैयार होंगी यदि काम करने के घर के आसपास उपलब्ध हो। यानी कामकाज जो है उनके घर के आसपास उपलब्ध होते हैं तब वो काम करने को तैयार होंगी, बेसिकली ये कह रही है। लेकिन उन्हें बेरोज़गारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश में नहीं हैं। नेक्स्ट है अनौपचारिक क्षेत्र की जटिलताएं। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो विकसित अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिएगा, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारत में रोज़गार की अनौपचारिक जो प्रकृति होती है वो बेरोज़गारी माप को और जटिल बनाती है। कैसे कि विकसित जो अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत काफ़ी लोग साल भर विभिन्न प्रकार के कामों में लिप्त होते हैं, अर्थात वे एक ही काम पूरे साल भर नहीं करते। जिससे क्या होता है कि लोग अक्सर पूरे वर्ष विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, जिससे उन्हें नियोजित अथवा बेरोज़गार के रूप में वर्गीकृत करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मतलब वो हमेशा कोई ना कोई अलग अलग काम करते रहते हैं, तो इसलिए उनको किस कैटेगरी में रखें, कम नहीं रखें, ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस सप्ताह बेरोज़गार हो, लेकिन हो सकता है कि उसने पिछले महीने एक आकस्मिक मजदूर के रूप में और वर्ष के अधिकांश समय एक किसान के रूप में काम किया हो। यह है ग्रामीण बनाम शहरी असमानताएं। तो क्या है, तो यूपीएसएस में रोज़गार की कम दर बताती है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर आमतौर पर कम होती है। तो ऐसा क्यों है, तो कृषि अर्थव्यवस्थाओं में परिवार खेतों अथवा आकस्मिक कृषि कार्यों तक पहुंच से कुछ काम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि गांव में खेती का काम है तो वो कोई ना कोई ऐसा काम या कहीं झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह ऐसे छोटे मोटे कामों में हमेशा संलिप्त रहते हैं, जबकि शहरों में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता। भारत में बेरोज़गारी के जो प्रमुख कारण हैं वो क्या हैं, तो पहला है सामाजिक कारण। भारत में जाति व्यवस्था प्रचलित है, कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट जातियों को कार्य करना वर्जित है। बड़े व्यवसाय वाले बड़े संयुक्त परिवारों में ऐसे कई व्यक्ति मिल जाएंगे जो कोई कार्य नहीं करते हैं और परिवार की संयुक्त आय पर निर्भर रहते हैं। दूसरा है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, ये भी कारण है। भारत में जनसंख्या में लगातार वृद्धि है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा पॉइंट है कृषि का प्रभुत्व। तो भारत में अभी भी लगभग आधा कार्यबल कृषि पर निर्भर करता है, लगभग आधा कार्यबल। तो हालांकि भारत में कृषि अविकसित है, साथ ही यह मौसमी बेरोज़गारी में भी योगदान करती है। हाँ, कृषि तो मौसम पे ही निर्भर करती है। चौथा है कि कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन। औद्योगिक विकास का कुटीर एवं लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कुटीर उद्योगों का उत्पादन गिरने लगा और कई कारीगर बेरोजगार हो गए। पांचवा है श्रम की गतिहीनता। तो इसमें क्या है कि भारत में श्रमों की गतिशीलता कम है। परिवार से लगाव के कारण व्यक्ति रोजगार के लिए दूर दराज के इलाकों में नहीं जा पाते। भाषा, धर्म और जलवायु जैसे कारक भी कम गतिशीलता के लिए जिम्मेदार हैं। और छठा पॉइंट है कि शिक्षा प्रणाली में दोष। इसमें क्या होता है कि पूंजीवादी विश्व में रोज़गार अत्यधिक विशिष्ट हो गया है, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली रोज़गार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार कई व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक हैं, कौशल की कमी के कारण बेरोज़गार हो जाते हैं। बाकी की राह क्या हो सकती है इस संदर्भ में, तो भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बेरोज़गारी माप में अनौपचारिक रोज़गार बाजार, श्रम बल भागीदारी में भिन्नता और अलग अलग मानदंडों से उत्पन्न जटिल चुनौतियाँ शामिल हैं। बेरोज़गारी को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए इन जटिलताओं को समझना महत्वपूर्ण है।
इस संदर्भ में जो संभावित प्रश्न है वो है, वैश्वीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की कमी को किस प्रकार प्रभावित किया है? क्या बढ़ती अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है? I hope you like this video. Keep share and support. Thank you so much for listening. Bye.